Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will be discussing an important topic of environment for your UPSC Prelims 2023, that is IPCC. UN panel calls for rapid action against climate change to secure a livable future. सो रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। यहाँ पर हम इस टॉपिक को होलिस्टिकली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, वहाँ पर उसके सेकंड पार्ट एज वेल एज थर्ड पार्ट को हम होलिस्टिकली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक्चुअली में आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश करी गई थी 2022 में। इसीलिए आपके 2023 प्रीलिम्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आईपीसीसी क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे, और जो उनकी सेकंड एज वेल एज थर्ड पार्ट ऑफ द 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। सो यहाँ पर ये कहा गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस दैट फेलियर टू प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम हीटिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स विल रिजल्ट इन irreversible adverse impacts on certain ecosystems with low resilience, says the IPCC in a report. So यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम यहाँ पर फेल कर जाते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हम रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से आपको irreversible changes देखने को मिलेंगे, adverse effects देखने को मिलेंगे क्लाइमेट में। सो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो जो क्लाइमेट चेंज है एक नेचुरल फिनोमेना है। क्लाइमेट चेंज होगा, बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सो ऑन, उसकी वजह से यहाँ पर रैपिड आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है ग्रीन हाउस गैसेज में। अब जब ग्रीन हाउस गैसेज आपको एक्सपैंड होती हुई दिखेंगी एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से आपको क्लाइमेट चेंज एग्रावेट होता हुआ दिखेगा। दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, राइट। सो जो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ा रहे हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और ये जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है उसकी जो एग्रावेशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर आईपीसीसी यही कोशिश कर रहा है, यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम यहाँ पर कोई ऐसे चेंजेस नहीं लेके आएंगे जिससे कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस कम कर पाएँ, उसकी वजह से आपको इर्रिवर्सिबल चेंजेस देखने को मिलेंगी इन द एटमॉस्फेयर, राइट। सो सबसे पहले हम आईपीसीसी को जान लेते हैं। आईपीसीसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। सो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1988 में बनाई गई थी 2 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। सबसे पहले है दैट इज WMO। जो WMO है दैट इज वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड UNEP दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो आपको जेनेसिस याद होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर आईपीसीसी की बात करते हैं तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई थी। तो एक है WMO और एक है UNEP। कब बनाई गई? 1988 में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्रोवाइड गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल्स विद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दैट दे कैन यूज टू डेवलप क्लाइमेट पॉलिसीज। देखिए जब भी हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं, आपके पास डेटा होना चाहिए। वो डेटा को जब आप एक्यूमुलेट करेंगे, इन्फॉर्मेशन को आप एक्यूमुलेट करेंगे, उसी के बाद आप जज कर पाएंगे कि मुझे कैसी पॉलिसीज़ बनानी है। तो यहाँ पर भी यही कोशिश की गई है। जो आईपीसीसी है एक्चुअली में क्या प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किनको, गवर्नमेंट्स को, जिससे कि वो एक्चुअल में अच्छे से अच्छी क्लाइमेट पॉलिसीज़ बना पाए। सो यहाँ पर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब आईपीसीसी इज द UN बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। सो यहाँ पर रीजंस बताए जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज एग्रावेट क्यों हो रहा है, राइट। सो अगर हम मेंबरशिप की बात करते हैं तो 195 मेंबर्स हैं, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स। अगर हम यहाँ पर अदर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, इट प्रिपेयर्स द असेसमेंट रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स एंड मेथडोलॉजी रिपोर्ट्स असेसिंग द स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। सो यहाँ बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी जाती हैं। हम जो आज डील कर रहे हैं वो असेसमेंट रिपोर्ट से डील कर रहे हैं, दैट इज द 6th असेसमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पर 6th असेसमेंट रिपोर्ट के जो पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यहाँ पर जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हैं वो पब्लिश करे गए थे 2022 में, जो कि आपके प्रीलिम्स 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यहाँ पर हम पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को होलिस्टिकली
कवर करेंगे, राइट। सो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इट डज नॉट इटसेल्फ एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च। अब ये साइंटिफिक रिसर्च खुद नहीं करता है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसको, जो भी गवर्नमेंट्स इनको इंफॉर्मेशन डेटा प्रोवाइड करती है, उसके बिना पे ये क्या करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। तो एज सच यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च खुद नहीं करते, ये सिर्फ क्या करते हैं, असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं ऑफ द डेटा, एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं टू दी गवर्नमेंट्स, जिससे कि वो पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएं, right? So in 2007 the IPCC was awarded the Nobel Peace Prize. Now this becomes again important. अगर आपसे IPCC के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आपसे जनरली पूछ सकते हैं कि क्या कभी IPCC को नोबेल पीस प्राइज मिला है। यस, कब मिला है, 2007, राइट। सो IPCC के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो हमने होलिस्टिकली कवर कर ली। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 3 पार्ट्स पब्लिश हुए हैं। अगर हम पहले पार्ट की बात करते हैं तो इट वाज सेंटर्ड अराउंड दी साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके पीछे के जो रीजंस है, साइंटिफिक रीजंस है, उसके बारे में फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 2021 में। अगर हम 2022 की बात करते हैं तो 2022 में आपको 2 पार्ट्स देखने को मिले हैं, एक है सेकंड पार्ट, एक है थर्ड पार्ट। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या जज किया गया है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, रिस्क्स एंड वल्नरेबिलिटी। देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट रिपोर्ट में क्या जाना गया कि भाई क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, साइंटिफिक रीजंस क्या हैं। अब इन रीजंस से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, रिस्क्स क्या हैं, वल्नरेबिलिटी क्या है, वो आपको बताई गई है, दैट इज इन सेकंड पार्ट। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि लुक इनटू दी पॉसिबिलिटीज ऑफ रिड्यूसिंग द इमिशंस। अब हमने बता दिया कि रिस्क्स क्या हो सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज क्या हो सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है, थर्ड और फाइनल रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि आप ये जो क्लाइमेट चेंज है या फिर ये जो एमिशंस हैं उनको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिडक्शंस कैसे कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए आपको यहाँ पर 3 पार्ट्स में 6th असेसमेंट रिपोर्ट बताई गई है। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस असेसमेंट रिपोर्ट्स की, क्योंकि ये 6th असेसमेंट रिपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है और पहले भी असेसमेंट रिपोर्ट्स होंगी इनकी, तो आप यहाँ पर क्रोनोलॉजी जान सकते हैं। अगर हम फर्स्ट रिपोर्ट की बात करते हैं तो 1990 में पहली रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट, अगर हम सेकेंड रिपोर्ट की बात करते हैं तो आपकी आती है 1995 में। ऐसे ही अगर हम थर्ड रिपोर्ट की बात करते हैं 2001, फोर्थ रिपोर्ट की बात करते हैं 2007 और अगर फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं 2014। ऐसे ही सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 2021 से शुरू होकर 2022 तक 3 पार्ट्स में इसको पब्लिश किया गया, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट हैज़ बीन दी क्लाइमेट चेंज। उस टाइम हमने क्या टेक्निक्स अपनाई थी और आज हम सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट में क्या टेक्निक्स अपना रहे हैं, right? So this is the chronological or you can say the previous IPCC assessment reports. So कुछ highlights दी गई हैं, again not very important from your prelims 2023, but again अगर आपको जानना है कि ये assessment reports actually में कैसे लागू की गई थी, कैसे implement की गई थी, तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। हमारे पेपर के लिए सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट becomes very very important, right? So अब हम पढ़ लेते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट, दैट इज IPCC को जो सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट है उसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपने देखनी है। अगेन आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि बताइए सेकंड पार्ट में क्या क्या आपने असेसमेंट रिपोर्ट्स या ऑब्जर्वेशंस देखी। अब अगर आपसे यही क्वेश्चन GS पेपर 3 में मेंस में पूछा जाता है तो ये जो की ऑब्जर्वेशंस हैं बिकम वेरी वेरी क्रूशियल इन योर आंसर। अगर आप यहाँ पर डेटा इनपुट करेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, राइट। सो यहाँ पर GS पेपर 3 में जो एनवायरनमेंट का पोर्शन है उसके लिए ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले उन्होंने बोला था कि द पॉपुलेशन इज एट रिस्क। अब यहाँ पर कहा गया है नोटिंग दैट ओवर 3.5 बिलियन पीपल, over 45% of the global population were living in areas highly vulnerable to climate change. अब जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के जो भी कोस्टल रीजन्स में लोग रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम है। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो आपको सी लेवल राइज होता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से जो उनका लाइवलीहुड है, जो उनकी एग्जिस्टेंस है, वो ही आपको क्राइसिस में देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी हो तो वहाँ पर हमने देखा है कि जो भी आपको
स्मॉल आइलैंड नेशंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वनुआतू एक छोटा सा आइलैंड है। ये कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, कि ऐसा एक टाइम आएगा कि सी लेवल इतना राइज हो जाएगा कि वो जो वनुआतू आइलैंड है वो ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर बहुत से स्मॉल आइलैंड नेशंस को क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज लिविंग वेयर देयर इज वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज। ऐसी अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल फ्लडिंग, सी लेवल राइज, ऐसे ही हीट वेव्स। हीट वेव्स आपको जनरली अगर आपने रीसेंट न्यूज़पेपर भी पढ़ा हो तो वहाँ पर ये देखने को बोला था कि जो फरवरी का मंथ है, मार्च का मंथ है, ये यूजुअल से काफ़ी गर्म रहा है। वो क्यों रहा है? क्योंकि आपको हीट वेव्स की जो धसक है वो अभी से देखनी शुरू हो गई थी, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड कैस्केडिंग रिस्क हैं। सो यहाँ पर यही कहा गया है कि मल्टीपल डिजास्टर्स होंगे दैट विल बी इंड्यूस्ड बाय क्लाइमेट चेंज। सो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये एग्रवेट कर रहे हैं बाय हम what we are doing, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके, GHGs एमिशंस को रेज करके क्लाइमेट चेंज जो है हमने उसको एग्रवेट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको कैस्केडिंग रिस्क देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कपल्ड सिस्टम। अब कपल्ड सिस्टम क्या है वो हम जान लेते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द इंटरेक्शंस अमंग द कपल्ड सिस्टम क्लाइमेट इकोसिस्टम्स इंक्लूडिंग द बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन सोसाइटी। सो यहाँ पर अगर आप एक डायग्राम देखते हैं, यहाँ से आपको जज हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिस्क्स की, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये जो क्लाइमेट चेंज है ये एक्चुअली में किसको इम्पैक्ट करेगा? ह्यूमन सोसाइटी को इम्पैक्ट करेगा, एज वेल एज जो इकोसिस्टम इंक्लूडिंग है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। अब मान लीजिए क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोसिस्टम जो है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल इम्पैक्ट व्हाट? दी ह्यूमन सोसाइटी। सो यहाँ पर आपको ये ट्रिनिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कोर सेंटर पे क्या बैठा है? क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको ह्यूमन सोसाइटी पे इफेक्ट होता हुआ दिखेगा, राइट। सो दिस इज दी व्हाट यू कैन कॉल इट एज कपल्ड सिस्टम, राइट। सो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं हम चाहते क्या हैं, इससे यहाँ पर आना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम फ्यूचर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ह्यूमन सिस्टम्स में ट्रांजिशन लाना चाहते हैं, प्लस यहाँ पर इकोसिस्टम ट्रांजिशंस भी लाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम क्लाइमेट चेंज की जो एग्रवेशन है उसको रोकना चाह रहे हैं, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। दिस इज द कपल्ड सिस्टम। अगेन आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप यहाँ पर मेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले है एमिशन ट्रेंड्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पर ये कहा गया है कि 2010 से लेकर 2019 तक हमने जो टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक GHG एमिशंस हैं दे आर कंटिन्यूइंग ऑन द राइज। सो यहाँ पर ये देखा गया है कि जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, जो भी कमिटमेंट्स किए गए हैं उसको फुलफिल नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि GHG एमिशंस कम नहीं हो रही। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि बावजूद हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट्स प्लेजेस किए हैं, लेकिन फिर भी आपको GHG एमिशंस में राइज होता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो वो ट्रेंड्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आपसे अगेन एक्सप्लिसिटली एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि अगर हम 2010 से लेकर 2020 तक बात करते हैं, क्या GHG एमिशंस रिड्यूस हुई हैं? नहीं, ये कॉन्टिन्यूसली ऑन दी राइज है। डन। नेक्स्ट अगर हम 1850 से प्रेजेंट तक की बात करते हैं, क्यूमुलेटिव नेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस रोज। अगेन यहाँ पर आपको हायर ट्रेंड देखने को मिलता है, कॉन्टिन्यूस राइज देखने को मिलता है। ऐसे अगर हम नेट एंथ्रोपोजेनिक GHG एमिशंस की बात करते हैं, सो दे हैव इंक्रीज्ड सिंस 2010 अक्रॉस ऑल मेजर सेक्टर्स ग्लोबली। अगेन ट्रेंड पे आपने ध्यान देना है, वहीं से स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। ऐसी अगर हम बात करते हैं एवरेज एनुअल GHG एमिशंस की, सो यहाँ पर अगेन आपको देखने को मिल रहा है, अगर हम इस डेकेड को देखते हैं 2010 से लेकर 2019 तक, तो हम कहते हैं कि जो एनुअल GHG एमिशंस हैं दे आर ऑन दी राइज इन दी प्रीवियस डेकेड्स। सो उससे भी ज़्यादा आपको राइज देखने को मिल रहा है।
अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, अब ये जो डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि इनको एक्सपेंशन करनी है, इनको अपनी जीडीपी बढ़ानी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी है, तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर इनको जीएचजी एमिशंस करनी ही पड़ती हैं। देयर इज़ नो अदर चॉइस। यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो डेवलप नेशंस हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फंडिंग दे सकते हैं, जिससे कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो भी अपने सिस्टम में, इकोसिस्टम में चेंजेस ला सकें, राइट। सो यहाँ पर यही बोला गया है, रेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन 2010 एंड 2009 लोअर देन एनी प्रीवियस डेकेड। अब अगर हम बात करें, देखो एमिशन ट्रेंड्स हमने देख लिए, अगर हम 2010 से के बारे में बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में आपको राइज होता हुआ दिखा है। अगर हम एनुअल जीएचजी एमिशंस की बात करते हैं तो भी राइज होती हुई दिख रही हैं, और ऐसे ही अगर हम एंथ्रोपोजेनिक जीएचजी एमिशंस की बात करते हैं वो भी ऑन द राइज है। अब अगर हम वेरिएशन इन रीजनल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीएचजी एमिशंस की बात करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटलीस्ट 18 कंट्रीज सस्टेन्ड जीएचजी एमिशन रिडक्शन फॉर लॉन्गर दैन 10 ईयर्स। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने जीएचजी एमिशंस रिडक्शंस की हैं, लेकिन अगर हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं या फिर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की बात करते हैं, हैव मच लोअर पर कैपिटा एमिशंस दैन दी ग्लोबल एवरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बात समझ लेते हैं, देखिए जब भी हम स्मॉल आइलैंड नेशंस की बात करते हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इन एमिटिंग द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सबसे ज़्यादा रिस्क पे कौन है, यही लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड नेशंस। लेकिन अगर हम इनकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो दे कंट्रीब्यूट वेरी लेस एज कंपेयर टू दी डेवलप्ड कंट्रीज। सो प्रॉब्लम यही है कि अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका क्या दोष है ना, इन्होंने तो कुछ गलती नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर हम इनके जीएचजी एमिशंस की बात करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द डेवलप्ड नेशंस, बट दे आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, राइट। नेक्स्ट आता है 10% ऑफ द हाउसहोल्ड्स विद द हाईएस्ट पर कैपिटा एमिशंस contribute a disproportionately large share of global household greenhouse gas emissions. So यहाँ पर अगेन आपको देखने को मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो हाउस होल्ड्स हैं ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, दैट इज इन दी डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। सो इनएडिक्वेट करंट पॉलिसीज। सो यहाँ पर यही जज किया गया है कि जो भी हम पॉलिसीज बना रहे हैं, करंट ऑर्गेनाइजेशंस ले रहे हैं या फिर करंट प्लेजेस या कमिटमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट में कहता है दे आर नॉट सफिशिएंट, ये इनफ नहीं है। सो प्रोजेक्शन ऑफ मीडियन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 3.2 डिग्री सेल्सियस बाय 2100 विदाउट अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ पॉलिसीज। सो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम 2100 तक देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो मीडियन ग्लोबल वार्मिंग है वो रेज करती हुई दिखेगी 3.2 डिग्री सेल्सियस, अगर हम करंट प्लेजेस या करंट पॉलिसीज से चलते रहें। तो जो क्लाइमेट चेंज है इज़ अ रियलिटी, उस रियलिटी को फेस करने के लिए जो भी हम पॉलिसीज बना रहे हैं दे आर नॉट सफिशिएंट, राइट। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट फाइनेंस। देखिए अगर हम फाइनेंशियल फ्लोज की बात करते हैं, आर 3 to 6 टाइम्स लोअर दैन द लेवल्स नीडेड बाय 2030। सो यहाँ पर देखो, अगर हमें कोई भी टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए। तो फंडिंग भी यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम 2030 तक ही देखते हैं इट इज़ 3 to 6 टाइम्स लोअर। तो यहाँ पर फंडिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको डेवलप नेशंस ने हेल्प करना ही करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज पे एक रोक लगा पाएंगे, राइट। सो दिस इज़ क्लाइमेट फाइनेंस। अब हम बात कर लेते हैं मिटिगेशन टारगेट्स। देखिए दो चीज़ें होती हैं जब भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक होता है मिटिगेशन और एक होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि अब क्लाइमेट चेंज तो हो चुका है, अब आपको ऐसी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी, यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ टुवर्ड्स दी चेंजिंग एनवायरनमेंट, नंबर 1। नंबर 2 इज मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है जब आप कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशन में। सो यहाँ पर यही कहा गया है कि मिटिगेशन टारगेट्स क्या हैं। अगर हम यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस तक रिडक्शन करना चाहते हैं टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस peak before 2025 reduced by 27% by 2030.
सो यहाँ पर यही कहा गया है टू रीच द ग्लोबल नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस अराउंड द अर्ली ऑफ 2070। तो आपको यहाँ पर रिडक्शन कितनी करनी पड़ेगी बाय 2030? 27%। सो अगेन यू हैव टू फ्रेम योर पॉलिसीज इन सच अ वे दैट यू कैन अचीव दीज टारगेट्स, राइट। सो दिस इज फॉर 2 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, अगर हमें ग्लोबल नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 2050 तक चाहिए, तो हमें ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रिडक्शन कितनी करनी पड़ेगी? दैट इज बाय 43%, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो यहाँ पर यही बोला गया था कि जो करंट पॉलिसीज हैं वो शायद सफिशिएंट नहीं है जिससे कि हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएं, राइट। सो अगर हम दोनों ही करना चाहते हैं, यू हैव टू लीन ऑन रैपिड एंड डीप GHG emission reductions, immediate GHG in all the sector, follow throughout 2030, 2040 and 2050। सो यहाँ पर आपको GHG emissions की reductions immediately करनी पड़ेंगी, and you have to continue it till 2030, 2040 and 2050, जिससे कि आप नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पे पहुंच पाएं। नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का मतलब होता है जितने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आप कर रहे हैं उतना ही सिक्वेस्टर करने के लिए भी आप कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 यूनिट्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एक साल में किए, तो आपने यहाँ पर ट्रीज भी उतने लगा दिए कि एक साल में जो 100 यूनिट्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करी गई है, एमिट करी गई है, वो हम सिक्वेस्टर कर रहे हैं। दिस इज नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। हमारा टारगेट एक्चुअली में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, उसके बाद हमारा टारगेट होना चाहिए नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। इसका मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस जितनी हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम उसको सिक्वेस्टर कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। सो यहाँ पर यही कहा गया है, नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आफ्टर द पॉइंट ऑफ नेट जीरो। सो जब आप नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपका टारगेट क्या होना चाहिए? दैट इज नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। इसका मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम सिक्वेस्टर जब हम कर लेंगे तो वो होगा नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, राइट। सो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्टोरल शेयर दिया हुआ है टोटल नेट एंथ्रोपोजेनिक GHG एमिशंस का इन 2019। दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगेन UPSC प्रीलिम्स पूछा जा सकता है कि अगर हम एंथ्रोपोजेनिक GHG एमिशंस की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सप्लाई सेक्टर जो है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 34% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, सेकंड नंबर पे आता है आपका इंडस्ट्री, एंड थर्ड नंबर पे आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, राइट। सो अगेन नंबर 1 पे क्या है? एनर्जी सेक्टर, नंबर 2 पे इंडस्ट्री, नंबर 3 पे एग्रीकल्चर। यू हैव टू रिमेंबर द क्रोनोलॉजी। डन। सो दिस इज इट। अगर हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, देखिए क्लाइमेट जस्टिस इज क्रूशियल बिकॉज दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड लीस्ट टू द क्लाइमेट चेंज आर बीइंग डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टेड। सो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पर जिन्होंने सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूट किया है GHG एमिशंस में, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज की। तो ये क्लाइमेट जस्टिस नहीं है। तो अगर हमें क्लाइमेट जस्टिस प्रोवाइड करना है तो यहाँ पर जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं और जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है GHG एमिशंस में, यहाँ पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, राइट। सो दैट इज़ वाई क्लाइमेट जस्टिस की बात करी जा रही है। अब अगर हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू फ्रेम द ग्लोबल वार्मिंग एज एन एथिकल एंड पॉलिटिकल इशू rather than one that is purely environmental। So यहाँ पर अगर हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो हमारे कॉमन गोल्स हैं। कॉमन गोल्स का मतलब क्या है? पूरी दुनिया क्या चाहती है? ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को रिड्यूस करना, नंबर 1। दूसरा है हिस्टोरिकल जस्टिस। देखिए हिस्टोरिकल जस्टिस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डेवलप्ड नेशंस हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन करी है और उनकी कंट्रीब्यूशन इन GHG एमिशंस इज लार्ज, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बनती है टू रिड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, राइट। सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। अगर हम एमिशन ब्रैकेट की बात करते हैं तो इस टाइम पे अगर हम प्रेजेंटली बात करते हैं तो यहाँ पर जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल जस्टिस की बात करते हैं कि आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज़ द कंट्रीज जिनके पास सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
कंट्रीब्यूशन होता हुआ दिखा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस की हैं इन दी प्रीवियस ईयर, जिसकी वजह से आपको क्लाइमेट चेंज आज होता हुआ दिख रहा है। सो क्लाइमेट जस्टिस इन तीनों चीज़ों पे टिका है। डन। सो आज हम MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए 2 MCQs हैं, दोनों ही MCQs टर्मिनोलॉजी बेस्ड हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको टर्मिनोलॉजी बेस्ड देखने को मिलते हैं, तो दोनों ही एक्चुअली में टर्म से रिलेटेड हैं। तो पहली टर्म है विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इकोलॉजिकल फिस्कल ट्रांसफर्स। ए है, इट इज़ अ मेथडोलॉजी टू एस्टिमेट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स or services that contribute to the production of commercially marketed goods. B है, it is a method to estimate cost of pollution based on what people are ready to spend to prevent the damage of the environment. Third है, it is the compensation provided to local governments for biodiversity loss due to implementation of the union government's projects. D है, it is an instrument of revenue sharing scheme or intergovernmental transfers based on ecological indicators. अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था अगर हम 2022 की बात करते हैं, तो इसीलिए आपका ये जो टर्मिनोलॉजी है 2023 में पूछी जा सकती है। अब देखिए जब हम इकोलॉजिकल फिस्कल ट्रांसफर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है आपकी डी, दैट इज इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम और इंटरगवर्नमेंटल ट्रांसफर्स बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, देखिए जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन में वहाँ पर एक जजमेंट की गई थी कि हम यहाँ पर जो स्टेट्स को शेयर देंगे वो शेयर किस पे देंगे, एक क्राइटेरिया था दैट इज इकोलॉजिकल फिस्कल ट्रांसफर्स। जो भी स्टेट इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, GHG एमिशंस रिडक्शन करने के लिए कुछ एफर्ट्स कर रही है, तो हम यहाँ पर उनको ज़्यादा शेयर देंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम और इंटरगवर्नमेंटल ट्रांसफर्स बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स। सपोजेडली किसी स्टेट ने ज़्यादा ट्रीज लगाए हैं तो यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर किया गया है, तो यहाँ पर कहा गया है कि उस स्टेट को ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, ज़्यादा फंड्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इकोलॉजी में अच्छा काम किया है। सो दिस इज़ इकोलॉजिकल फिस्कल ट्रांसफर। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। ऐसे ही हम एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं, इकोसिस्टम अकाउंटिंग क्या होती है। अगेन अगर आपने एनवायरनमेंट की बेसिक बुक ध्यान से पढ़ी है तो आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पाएंगे। फर्स्ट है, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी फॉर द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ लैंड, वाटर एंड लिविंग रिसोर्सेज दैट प्रमोट्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज इन एन इक्विटेबल वे। B है, it is a framework to calculate the carrying capacity of ecosystems that can sustain human population. C है, it is the social cost due to pollutants and other forms of environmental degradation that are the byproducts of production and consumption activities of society. Or is it D, it is a framework for measuring ecosystem services and linking this information to economic and other human activity. आपसे पूछा गया है ecosystem accounting क्या होती है। सो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करते हैं, आंसर आपका बन जाता है डी, दैट इज इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग द इकोसिस्टम सर्विसेज एंड लिंकिंग दिस इंफॉर्मेशन टू इकोनॉमिक एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटी। सबसे पहले जान लेते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं। देखिए जब भी हम इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 4 चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले है रेगुलेटिंग, नेक्स्ट है कल्चरल, सपोर्टिंग एंड प्रोविजनिंग। अब देखिए अगर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिसको हम वाटर साइकिल या कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल वगैरह बोलते हैं, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, इट इज सपोर्टिंग द एनवायरनमेंट विच इज इवेंचुअली अफेक्टिंग व्हाट, द ह्यूमन सोसाइटी। सो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर हम इकोसिस्टम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये जो भी इकोसिस्टम सर्विसेज हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ये लिंक करती हैं इकोनॉमिक और अदर ह्यूमन एक्टिविटी। सपोजेडली यहाँ पर कहीं पर भी आपको कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है, चाहे सपोर्टिंग में क्लाइमेट चेंज की वजह से अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रॉपर नहीं हो रही, वाटर साइकिल प्रॉपर नहीं हो रहा, सॉइल इरोजन आपने इतनी कर दी कि सॉइल फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रही, विच विल इवेंचुअली हर्ट योर इकोनॉमी एज वेल एज द ह्यूमन सोसाइटी, राइट। सो दैट इज इकोसिस्टम अकाउंटिंग। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो दिस वॉज इट, जहाँ पर हमने IPCC की रिपोर्ट को प्रॉपरली जज किया है, सेकेंड पार्ट एज वेल एज थर्ड पार्ट को होलिस्टिकली कवर किया है, एंड कुछ की टर्मिनोलॉजीज जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।